आपको जनरल फिजिक्स पढ़ाने वाला हूँ। फर्स्ट टॉपिक इज यांत्रिकी अर्थात मैकेनिक्स, भौतिक राशियाँ अर्थात फिजिकल क्वांटिटी। दुनिया में वे जो भी मापनीय हैं अर्थात जिसका मेजरमेंट किया जा सकता है वो फिजिकल क्वांटिटीज में आती हैं अर्थात भौतिक राशियाँ। यह दो प्रकार की होती हैं। फर्स्ट इज स्केलर क्वांटिटी, सेकेंड इज वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी इसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती, जैसे द्रव्यमान और घनत्व। सदिश राशियाँ अर्थात वेक्टर क्वांटिटी, इसमें दिशा व परिमाण दोनों होता है। ये होंगी विस्थापन और वेलोसिटी। मात्रा, किसी राशि को मापने के लिए जो निर्देश अर्थात पॉइंट होते हैं उनको उन मानक पॉइंट्स को ही यूनिट बोलते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट इज प्रकार के होते हैं मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक ये किसी राशि पर निर्भर नहीं करते हैं, ये आत्मनिर्भर होते हैं, जैसे भारत आत्मनिर्भर है। लंबाई, द्रव्यमान, समय। एग्जाम्पल के लिए लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान किलोग्राम, टाइम सेकेंड, विद्युत धारा एम्पियर, तापमान केल्विन, ज्योति तीव्रता कैंडेला, पदार्थ की मात्रा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल। व्युत्पन्न मात्रक वे मात्रक जो किसी अन्य मात्रकों पर निर्भर करते हैं वो व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। जैसे त्वरण, वेग, आवेग। त्वरण जूल, कार्य ऊर्जा का जूल मात्रक हो जाएगा, इसे जे से डिनोट करते हैं। त्वरण मीटर पर सेकंड स्क्वायर, MKS में है ये। दाब अर्थात पास्कल, ये इनके मात्रक हो गए। अब मात्रक पद्धतियाँ, यूनिट सिस्टम। CGS, फर्स्ट इज CGS, सेकंड FPS, थर्ड इज MKS। CGS अर्थात सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, FPS फुट पाउंड सेकंड, MKS मीटर किलोग्राम सेकंड। खगोलीय इकाइयाँ, सूर्य और पृथ्वी के बीच दूरी खगोलीय इकाई में आती है। प्रकाश वर्ष। वैक्यूम लाइट ट्रेवल इन 1 ईयर, मेजर डिस्टेंस इज कॉल्ड लाइट ईयर। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, इसलिए इसको मीटर में नापते हैं। अर्थात निर्वात में प्रकाश के द्वारा चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष बोलते हैं। 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 × 10⁻15 मीटर। पार्सेक या दूरी नापने का सबसे बड़ी इकाई है, या दूरी नापने की सबसे बड़ी इकाई है। विमाएँ, किसी भौतिक राशि की विमाएँ वे घाते होते हैं, वे पावर होती हैं जिन्हें मात्रक को व्यक्त करने के लिए अर्थात लिखने के लिए मात्रकों के ऊपर लगाते हैं, मूल मात्रकों के ऊपर। MLT क्षेत्रफल की विमा ML/T-1 है। गति, समय के साथ वस्तु के सापेक्ष दूरी अर्थात स्थिति गति कहलाती है। चाल, कोई भी वस्तु प्रत्येकांक समय में जितनी दूरी तय करती है उसे उसको चाल बोलते हैं। अर्थात स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये चीज़ याद कर लो। वेग, किसी वस्तु के द्रव्यमान की दर अर्थात डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। समय के साथ उसके विस्थापन में जो परिवर्तन होता है उसे वेग कहते हैं। मीटर पर सेकंड इसका मात्रक है, पर सेकंड स्क्वायर होगा यहाँ पे। संवेग, अगर किसी वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल को उसका संवेग बोलता था, मोमेंटम। त्वरण, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम अर्थात वेग परिवर्तन की दर को चाल कहते हैं, त्वरण कहते हैं। इसका मात्रक मीटर पर सेकंड है अर्थात न्यूटन पर सेकंड। न्यूटन का गति का प्रथम नियम, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में रहेगी, यदि कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो वह गतिशील अवस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए।
इसको गैलीलियो ने दिया था। इसको गैलीलियो का जड़त्व का नियम भी कहते हैं। न्यूटन का द्वितीय नियम क्या था? न्यूटन का द्वितीय द्रव्यमान इंटू त्वरण, इनका द्वितीय नियम न्यूटन भैया का था। किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होती है। F = ma। ठीक, उदाहरण इसका, क्रिकेट खिलाड़ी तेजी से आती हुई गेंद को कैच करते समय अपने हाथों को पीछे खींचता है क्योंकि उसको चोट ना लगे। F = ma। हाथ गेंद की दिशा में चला जाता है, इस वजह से उस पर चोट नहीं लगती है। न्यूटन के द्वितीय नियम, ऐसे नियम पूछ लिए आते हैं। न्यूटन की द्वितीय का तृतीय नियम, प्रत्येक एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट, हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। बंदूक से चलने वाली गोली से बंदूक पर पीछे धक्का लगता है, वो गोली आगे गई पीछे धक्का लगा। ये इसका बहुत बढ़िया उदाहरण है, ये बार बार पूछा जाता है, कई बार आ चुका है ये चीज़, ध्यान रखना इसका। संवेग संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, अर्थात यदि कणों के समूह या निकाय पर कोई बाह्य बल नहीं लगता है तो उसका समूह उस निकाय की कुल संवेग नियत रहता है, अर्थात जीरो रहता है। अर्थात m1v1 = m2v2, m1v1 = m2v2, संवेग परिवर्तन की दर नियत रहती है। m1v1 = m2v2। घर्षण बल, किसी वस्तु की गति का विरोध करने वाला बल घर्षण बल कहलाता है। किसी वस्तु की गति, जैसे आप चल रहे हो, घर्षण बल के कारण ही चल पा रहे हो, अर्थात नहीं चल पाते। स्टैटिक बल, स्टैटिक फ्रिक्शन, सर्पी बल, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, लोटनिक बल, रोलिंग फ्रिक्शन, तीर फ्रिक्शंस हो गए हमारे। बल, घर्षण बल के कारण ही मनुष्य सीधा खड़ा रह पाता है। घर्षण के बल के कारण ही वस्तु हम चल पाते हैं। घर्षण बल के होने से ही हम केले के छिलके बरसात के दिनों में चिकनी सड़कों पर फिसल जाते हैं। अभिकेंद्री बल, सेंट्रीपिटल फोर्स, यह सर्किल में लगता है। वृत्तीय गति करते कण पर वृत्त के केंद्र की वृत्तीय गति, आप रोटेशन मोशन में हो उस टाइम आपको सेंटर की तरफ एक फोर्स लगता है, उस फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। वृत्त के केंद्र की ओर लगने वाला बल अभिकेंद्रीय बल कहलाता था, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स होता क्या है? द्रव्यमान इंटू अभिकेंद्रीय बल। द्रव्यमान अर्थात मास, अभिकेंद्रीय त्वरण अर्थात त्वरण का मतलब आया है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन = वेग अर्थात वेलोसिटी टाइम हो जाएगा, त्वरण है तो स्क्वायर लग जाएगा उसका। सूर्य के चार अर्थात इसका सूत्र बन गया जाकर Fv²/mv²/r। F = mv²/r। उदाहरण, सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति अभिकेंद्रीय बल का एक के कारण ही संभव है। सूर्य के चारों ओर जो ग्रह चक्कर लगाते हैं ना, तो अगर ये सेंट्रीपिटल फोर्स ना होता तो ये ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर ना लगा पाते। सेंट्रीपिटल फोर्स यह अभिकेंद्रीय बल के विपरीत अर्थात केंद्र से बाहर की ओर लगने वाला बल होता है। जब मथानी से दूध निकालते हैं तब मथानी चलती है, तब मथानी बाहर निकल जाता है दूध। दही पर जब मथानी चलती है तब मक्खन उसके दही की दीवार में लग जाता है, उसकी दीवार में, तो मटकी की दीवार में। इसी का उदाहरण है वॉशिंग मशीन में कपड़ा धुलने, इसी का उदाहरण है, अपकेंद्र बल का ही उदाहरण है। बिना अपकेंद्र बल के कार्य नहीं कर सकते। ये तो सेंट्रीफ्यूगल का हो गया। सेंट्रीपिटल फोर्स का सबसे बड़ा उदाहरण वो हो गया सर्कस में। सेंट्रीपिटल फोर्स, इस सर्कस में जब वो चलते हैं ना, कुआं चलाते हैं, अंधी मोटरसाइकिल ऐसे ऐसे घुमाते रहते हैं, वो उसका उदाहरण है। केंद्र की, ये जैसे केंद्र हो गया, आपका केंद्र हो गया, केंद्र के अंदर की ओर लगने वाला बल ऐसे ऐसे लगेगा बल, ऐसे ऐसे ऐसे, ये हमारा अंदर की ओर है रुकना, ऐसे ऐसे रोटेटिंग मोशन होगा ना वहाँ पे, इस वजह से। अब केंद्रीय बल, ये केंद्र हो गया इस सर्किल का, ये मान लो सर्किल है, अब ये ऐसे 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 बाहर को जा रहा है। बल आघूर्ण, मूवमेंट ऑफ फोर्स, बल द्वारा एक पिंड को अक्ष के परितः घुमाने की प्रवृत्ति बल आघूर्ण कहलाती है।
बल का मात्रक दूर बलागुण बल का मात्रक इंटू दूरी का मात्रक था न्यूटन इज इक्वल टू न्यूटन मीटर। इसका एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन पर मीटर। उदाहरण, घरों में आटा पीसने की चक्की हत्था में कील से दूर लगाया जाता है। हत्था कील से इसलिए दूर लगाया जाता है ताकि घुमाने में कम जोर लगता। आटा चक्की में हत्था लगाते हैं, थोड़ा दूर लगाते हैं बड़ा गुण के कारण, थोड़ा दूर, थोड़ा कम वो लगेगा। चक्की नहीं होती है ऐसे, यहाँ पे ऐसे हत्था लगा होता है, यहाँ से हैंडल से ऐसे ऐसे घुमा के चलाते हैं चक्की को। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, किसी वस्तु का गुरुत्व केंद्र वह बिंदु होता है जहाँ वस्तु का समस्त भार कार्य करता, चाहे वस्तु स्थिति में रखी जाए। वस्तु का भार गुरुत्व केंद्र से ठीक नीचे की ओर कार्य करता है। किसी वस्तु को स्थायी संतुलन बनाए रखने के लिए गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा वस्तु के आधार से होकर गुजरनी चाहिए। अर्थात अगर आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी सही नहीं है तो आप सही से कार्य नहीं कर सकते। सेंटर ऑफ ग्रेविटी अर्थात वस्तु का समस्त द्रव्यमान अर्थात मास एक पॉइंट पर कार्य करता है। वस्तु जैसे मान लो हमारी ये है, ये वस्तु है, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये है, सर संपूर्ण द्रव्यमान इसका यहाँ पर आकर कार्य करेगा। इसकी रेखा सही दिशा में है जिसकी वजह से आप रुक पा रहे हो, अर्थात ये अगर इधर उधर हुई तो आप वस्तु पलट जाएगी। यही चीज़ इसमें दिखाई गई सेंटर ऑफ ग्रेविटी में। कार्य अर्थात सामर्थ्य, सामर्थ्य अर्थात पावर, सामर्थ्य पावर। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। शक्ति क्या करते हैं? शक्ति क्या होती है? पावर क्या होती है? कहते हैं हम बहुत पावरफुल हो। आप कितने समय में कितना कार्य कर ले रहे हो उसकी शक्ति हो जाती है। इसका एसआई यूनिट क्या है? जूल प्रति सेकंड। जूल प्रति सेकंड, जूल कार्य का मात्रक है, सेकंड टाइम का कार्य करने की दर, जूल प्रति सेकंड मतलब क्या? पावर। यह एक अदिश राशि है। वर्क तब कार्य तभी संपन्न हुआ माना जाता है जब किसी वस्तु पर बल लगता है और वस्तु बल की दिशा में विस्थापित होती है। एक अदिश राशि। कार्य आप कितना भी करो, जैसे ये एक वस्तु है, ये आपने इसको कार्य किया, उठा बिल्कुल भी नहीं पाया, तब ये आपका कार्य नहीं माना जाएगा। कार्य की डिफिनेशन क्या होती है? F इज इक्वल टू एम ए। एम तो तुमने है, इस पर ए तो आया ही नहीं, तब ये कार्य तुम्हारा पूरा ही नहीं होगा, कार्य नहीं माना जाएगा। कार्य नहीं माना जाएगा। कार्य इज इक्वल टू वर्क इज इक्वल टू बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन। F इज इक्वल टू एम ए, सीधी सी बात है। ऊर्जा एनर्जी, किसी पिंड के कार्य करने की क्षमता उसमें निहित ऊर्जा द्वारा होती है। कोई कार्य करता है, किस वजह से कर पा रहा है? उसमें जो ऊर्जा निर्मित होती है। हम कार्य कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं कुछ, किस लिए बता पा रहे हैं? मेरे पास ऊर्जा है इसलिए मैं बोल पा रहा हूँ मैं। ऊर्जा एक अदिश राशि है। ऊर्जा का मात्रक जूल है। ऊर्जा दो प्रकार की हो गई। फर्स्ट इज गतिज ऊर्जा, सेकंड इज स्थैतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा हमारी काइनेटिक एनर्जी, स्थैतिक एनर्जी। गतिज ऊर्जा हमारी काइनेटिक एनर्जी हो गई, स्थैतिज ऊर्जा हमारी स्थैटिक एनर्जी हो गई, पोटेंशियल एनर्जी हो गई। अब पोटेंशियल एनर्जी की बात हम करते हैं, सबसे पहले हम काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं। काइनेटिक एनर्जी का सूत्र होता है हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। किसी पिंड की गति के कारण कार्य करने की क्षमता उसकी गतिज ऊर्जा कहलाती है। जैसे ऊपर से पानी डालते हैं, डैम कैसे कार्य करता है? ऊपर से पानी डाला गया, पानी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हुई। यहाँ पे ये डैम का उदाहरण बता रहा हूँ। यहाँ पे ये पहाड़ पे डैम इसीलिए बनाए जाते हैं। यहाँ पे इसका स्प्रे लगाते हैं, यहाँ से पहाड़ से पानी छोड़ा जाता है, यहाँ पे गिरता है। इतनी दूरी तय करके इस डैम से पानी को आना पड़ता है। इतनी दूरी तय करके डैम से पानी को आना पड़ता है। ये पानी आया, इसी वजह से ये डैम चल पाता है। ये गतिज ऊर्जा के कारण ही संभव है। हाफ एम बी स्क्वायर इसका सूत्र होगा। गतिज ऊर्जा का स्थैतिज ऊर्जा, किसी पिंड में उसकी स्थिति के कारण, कोई पिंड अर्थात कोई बॉडी है रखी हुई है, उस रखने की वजह से उसमें अंदर एनर्जी आ जाती है, उसे उसकी स्थैतिक, उसे उसकी पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। पोटेंशियल mgh। अब एक चीज़ देखिए कि घरों में टंकियाँ होती हैं,
शहरों में देखो यहाँ पे टंकी होती है, ये टंकी ऊपर क्यों बनाई जाती है, इसमें दोनों एनर्जी आ जाएंगी। ये इसमें ये है, इसमें पानी भरा है, पोटेंशियल एनर्जी इसमें मान लो पानी के रूप में भरी है, पानी की पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे। अब हाँ, अब स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या हुआ, mgh। अब पानी को यहाँ से निकालना, m तो इसमें भरा है, निश्चित है, m निश्चित हो गया, इतना ही है। g भी निश्चित है, ग्रेविटी जितना लगेगा 9.8 उतना ही लगा। हाइट बारी करके, हाइट जितनी ज़्यादा होगी गतिज ऊर्जा उसमें उतनी ज़्यादा मिल जाएगी, गतिज ऊर्जा ज़्यादा मिल जाएगी तो पानी की प्रेशर बढ़ जाएगा। इसी वजह से टंकी को ऊपर बनाते हैं। ये पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी दोनों का उदाहरण हो गया, जनरल फिजिक्स थी।